नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका देखिए आज हम इंडिया जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जियोग्राफी और इकोनॉमी के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाए, तो हम अभी जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी और साथ में कुछ और सेक्शन भी जो है वो कवर कर सकें। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 77 से जो है वो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपका आने वाला जो क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम आप भरेंगे उसमें जहाँ पर जीके पूछी जाएगी वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सके। बोलते हैं पाक स्ट्रेट कनेक्ट इंडिया विद, ये जो पाक जलडमरू है इसको ये जो है भारत को किसके साथ जोड़ता है। देखो पाक स्ट्रेट की बात करें कि पाक स्ट्रेट किसको किसके साथ जोड़ती है, तो पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया को श्रीलंका के साथ जोड़ती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ कि ये किस वाटर बॉडी को किस वाटर बॉडी से जोड़ती है, तो ये बे ऑफ बंगाल को जो है वो इंडियन ओशियन से जो है वो जोड़ती है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, इनको आपस में ये जोड़ती है। और भी ऐसी बहुत सारी स्टेट हैं हमारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुंडा सुंडा स्टेट हो गया है। सुंडा स्टेट जो है वो किसको किसके साथ जोड़ती है, ये जावा सी को जो है वो हमारा इंडियन सी जो है उसके साथ जोड़ती है, ये आपने ध्यान रखा है। एक मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया को जो है वो आपस में जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मलक्का स्टेट। एक है आपकी जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट जो है ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से जो है वो जोड़ती है। किसको? मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से जो है ये जोड़ती है। एक है डोवर स्टेट। डोवर स्टेट जो है वो नॉर्थ सी को जो है वो अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो किसको किससे जोड़ती है, ये आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जो है वो जोड़ती है। अगर इन टर्म ऑफ एरिया बात करें तो ये अलास्का को जो है वो एशिया से जोड़ती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये स्टेट जो है वो किसको किसके साथ जोड़ती हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज, तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इनको जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ईस्टर्न, जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो है इसकी बात की गई है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। इनको कोरोमंडल कोस्टल प्लेन से के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, यहाँ से हम कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। जो हमारा इंडिया है यहाँ पर अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो कितने राज्य जो हैं वो कोस्ट लाइन को टच करते हैं? मुख्य रूप से 9 राज्य जो हैं वो कोस्ट लाइन को टच करते हैं। कौन कौन से? इनमें आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल आता है। ये 9 स्टेट जो है यहाँ पर आते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी आती है, एक दमन और दीव आती है, एक आपकी पुडुचेरी आती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से, और इसके अलावा अंडमान निकोबार और हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये तो आइलैंड ही है अपने आप में एक, तो आइलैंड ही इनको कहते हैं, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप है। तो आप कह सकते हैं कि 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनको जो है वो कोस्टल लाइन जो है वो टच करती है, कोस्ट के साथ जो है वो लगती है। मैं स्टेट एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि फिर से आपका एक बार रिवीजन हो जाए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यूनियन टेरिटरी में दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप खुद ही आइलैंड है। तो ये आप समझिए इनके बारे में। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी के उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपका कैलाश श्रृंखला से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कैलाश श्रृंखला से निकलती है इंडस नदी। अगर हम एग्जैक्टली और भी इसके बारे में बात करें तो इंडस नदी जो है, इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, ये मानसरोवर लेक के समीप कहीं से निकलती है। तो ये जो है ये मानसरोवर लेक के समीप ही कहीं से निकलती है। और अगर हम बात करें कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर ये टोटल बहती है। इसके अलावा इंडिया में ये कितनी बहती है? इंडिया में ये 709 किलोमीटर जो है वो बहती है। 709 किलोमीटर इंडिया में बहती है। तिब्बत चाइना में कहीं से ये निकलती है, ये भी पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर से होकर जब ये बहती है तो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इनमें झांसकर आ जाता है, द्रास आ जाता है, नुब्रा आ जाता है, गिलगित आ जाता है, शिकार आ जाता है, और शियोक आ जाता है। शियोक भी इसकी एक सहायक नदी है, ये ध्यान रखिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें झेलम आ जाता है, चेनाब आ जाता है, सतलुज आ जाता है, रावी आ जाता है, ब्यास आ जाता है। तो ये आपकी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ भी साथ में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन,
बोलते हैं विली विली ईजा। तो विली विली क्या है? विली विली देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और कहाँ का है, कहाँ पर होता है ये विली विली? ये नियर ऑस्ट्रेलिया होता है। 76 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साइक्लोन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले विली विलीज आपका HAS NT एलाइड और जितने भी HPSSC के एग्जाम है सभी के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखो हम साइक्लोन्स की बात करें तो साइक्लोन्स जो है वो इंडियन ओशियंस में जो है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको साइक्लोन ही कहते हैं इंडियन ओशियन में। आपका जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं, खासकर आपका नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और टाइफून आपका जो है वो टाइफून जो है वो चाइना सी में कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून, ये ध्यान रखिए। टॉर्नेडोज जो है वो कोस्टल ऑफ US में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहा जाता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कोस्टल एरिया ऑफ US में जो है वो टॉर्नेडोज के नाम से जाने जाते हैं, और कैरिबियन सी में इनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, विली विलीज, टॉर्नेडोज, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल बेसिक है परंतु इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का है, परंतु बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसको नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में जो था वो इसको नेशनलाइज किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। और अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट टाइम में है वो 1955 में जो था वो बना था। इससे पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था 1955 में। एक आप नाबार्ड के बारे में याद रखिए, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में जो था वो की गई थी। अब 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो मुंबई इंडिया में ही स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी पर्सनल लोन जो है वो नहीं देता। आप अगर अपना पर्सनल खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाना चाहें तो वहाँ पर नहीं खुलवा सकते, पर्सनली आपको लोन नहीं दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, बैंकर्स बैंक इसको कहते हैं। इसीलिए ये आप बेसिक चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, टैक्सेशन यानी कि कराधान जो है एक औजार है किसका? देखो, टैक्सेशन की बात करें कि ये किसका टूल है? टैक्सेशन एक अच्छा टूल माना जाता है फिस्कल पॉलिसी का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब बात हुई है टैक्स की। तो देखो, टैक्स मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। एक जो आपको डायरेक्टली टैक्स देते हैं जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अभी जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं? इसमें इनकम टैक्स जो आप देते हैं, इसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है, इसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, इसमें आपका वेल्थ टैक्स आ जाता है, गिफ्ट टैक्स आ जाता है। ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके कौन कौन से टैक्स आते हैं? इसमें आपका एक्साइज ड्यूटी आ जाता है, इसमें आपका वैट आ जाता है, सर्विस टैक्स आ जाता है, सेल्स टैक्स आ जाता है, कस्टम ड्यूटी आ जाता है। ये सारे के सारे टैक्स जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा टैक्सेस के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में खासकर। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, अभी हाल फिलहाल में लास्ट वीक एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? टाइफाइड देखो बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन है बैक्टीरिया जो है वो सही आंसर है। अब जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई जो है उसका नाम है जिस बैक्टीरिया के कारण जो है ये होता है। टाइफाइड के अलावा जो है ऐसे और भी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया से काज होती हैं, जैसे कि प्लेग हो गया, प्लेग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस हो गया, टेटनस भी बैक्टीरिया के कारण होता है। डाइफ्थीरिया हो गया, डिफ्थीरिया जो है ये भी इसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो ये बहुत ही बेसिक था, ये ध्यान रखना है आपने। अगला है आपके पास 83 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं वेयर आर मेजॉन्स फाउंड, तो मेजॉन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बेसिक सा। तो मेजॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कॉस्मिक रेज में जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो कॉस्मिक रेज बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब देखो यहाँ से क्या डिस्कस करें, तो डिस्कस करने के लिए यहाँ से कुछ खास है नहीं।
परंतु यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अभी देखो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे टेट वगैरह के एग्जाम है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो था वो जे थॉमस ने की थी। जे थॉमसन ने जो था वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो था वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो था वो एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो था वो की थी। एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो था वो किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी ध्यान रख लीजिए साथ में। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो जो पथरी बनती है, पथरी किसके कारण मुख्य रूप से बनती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सेलेट के द्वारा बनती है। कैल्शियम ऑक्सेलेट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड बाय कैल्शियम ऑक्सेलेट्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी स्टोन्स और किडनी के बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन। तो काफ़ी टाइम हो गया हमने इंग्लिश हिंदी का सेक्शन डिस्कस नहीं किया है, आज वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बोलते हैं एंटोनियम पूछा गया है एमिनेबल का। तो एंटोनियम क्या होगा एमिनेबल का? इसका एंटोनियम होगा स्टबबॉर्न। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, स्टबबॉर्न एंटोनियम है इसका। आगे पूछा गया है अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके पास अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। तो उसके लिए क्या जो है वो वर्ड यूज़ किया जाएगा? अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट जो है, तो उसके लिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। प्रोडिजी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोडिजी अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। ईडियम दिया गया है, बोलते हैं हैव अ फुट इन द ग्रेव। हैव अ फुट इन द ग्रेव ईडियम का मतलब क्या होगा? तो इस ईडियम का सही मतलब क्या होगा? बी क्लोज टू डेथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बी क्लोज टू डेथ। डेथ जो है इसका सही मतलब होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में कौन सा समास आता है? पुरुषोत्तम में अगर समास की बात करेंगे तो 88 का ऑप्शन सी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर आता है। तत्पुरुष समास यहाँ पर आता है। अच्छा, तत्पुरुष समास का कोई भी एक एग्जाम्पल आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर सभी अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो बताएंगे, सभी का एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तत्पुरुष जो समास है उसके अलग अलग एग्जाम्पल आप कमेंट करके बता दीजिए, जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आता है। आगे है 89, बोलते हैं हाथ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ उठाना मुहावरे की अर्थ की बात करें कि क्या अर्थ है, तो इसका है आशा छोड़ना। आशा छोड़ना इसका मतलब है। और देखो आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, वो ये है कि कमेंट बॉक्स में देखना, आपके लिए एक वीडियो मैं पिन करके रखूँगा। वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर डाली थी, इस चैनल पर आपको वो नहीं मिलेगी। वहाँ पर उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट कर कर ऑनेस्टली बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने अपना ओपिनियन बता दिया है, अगर आप रह गए हैं ओपिनियन बताने से तो आप भी अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। हर एक स्टूडेंट के लिए वो वीडियो जानना ज़रूरी है, उस वीडियो में अपनी राय देना ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क जो है वो कर रहे हैं। तो अभी हम दो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट की है जिसका नाम है SANT, संत मिसाइल आप कह सकते हैं। इसका संत मिसाइल जो है, इसका पूरा नाम पहले जानिए। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जो है इसका पूरा नाम है। तो ये तो इसका पूरा नाम हो गया, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। अब जानिए इंडिया ने इसको टेस्ट फायर किया है, तो ये पता होना चाहिए इंडिया में DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो मिलकर इसको टेस्ट किया है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने इसको मिलकर टेस्ट किया है। एक ये बात इसके बारे में आप ध्यान रखिए। और ये मिसाइल जो है, ये मिसाइल अपने टारगेट को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकती है अप टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की रेंज तक जो है ये अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नासा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, नासा ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो मैंने दो करंट अफेयर बताए ये दिसंबर 2021 के जो था वो दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे दिसंबर महीने के। और रही बात टेलीग्राम की, जहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी टाइम टू टाइम दे दी जाती है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 19,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है।
तो वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दी है, वहाँ पर देख लेना उसको। अगर आप सच में कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।